नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। या मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और उसकी प्रश्नावली 5.3 उसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल अपने कंप्लीट हो गया था। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने जो टोटल 10 क्वेश्चन थे उन सभी को हमने हल किया था और किस प्रकार से सवालों को हल करते समय सावधानी बरतनी है उसके बारे में भी सीखा था। आज की इस क्लास के अंदर हम उसके सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्लास के एंड तक इसके साथ बना रहना है। बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये प्रश्नावली 5.3 के सारे, तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो मित्र वगैरह हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन तक भी ये क्लास पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का अपने पास जो पहला सवाल है वो है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दी हुई है, उसके कितने पद लेने चाहिए। कि एक एपी है अपने पास 9, 17, 25 और वो अनिश्चित है, मतलब आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हमें उसके अंदर से ऐसे कितने पद लें ताकि उसका योग हो जाए 636। मतलब एसएन हमें कितना चाहिए, 636। यहाँ से ए और डी की वैल्यू लिख सकते हैं और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब कितने पद लेने हैं, मतलब एन का मान हमें निकालना है। इसका मान निकालना है एन का, और योग कितना प्राप्त करना है, 636। मतलब एस एन हमारे पास दिया हुआ है 636। यहाँ से ए की वैल्यू 9 लिख सकते हैं, डी का मान निकालना है तो 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, डी का मान मिल जाएगा। हमें एन की वैल्यू निकालनी है। देखना ये भाषा ग्रुप में सवाल लिखे हुए हैं, ऐसे इस प्रकार के सारे सवाल हम करके आ चुके हैं। अगर इसको हम डायरेक्ट ए एन, डी, ए और एस एन के रूप में लिखे तो समझ में आएगा कि हमने ये सवाल जैसे पहले कर लिया है, उसके जैसा का जैसा सवाल है। लेकिन अब की बार क्या है, ये केवल भाषा के रूप में लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। हमने जो तीसरा सवाल किया है उससे अपने सारे के सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अपने जो भी कॉन्सेप्ट थे उसके आधार पर जो भी अपने क्वेश्चन वगैरह बन रहे थे वो सारे हमने हल कर लिए हैं। अब वो सवाल केवल भाषा के रूप में लिखे हुए हैं, वहां से हमें ए लिखना है, डी लिखना है, ए एन लिखना है, एस एन लिखना है, बस केवल वो लिखना आना चाहिए। बाकी सवाल किस प्रकार से हल करने हैं वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वो हमने जो सवाल नंबर 3 किया था वहां से अपने सब कुछ क्लियर हो रहा है। यहाँ से हम लिखते हैं कि हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं। यहाँ से हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए पहले तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पर कहा है कि योग कितना है, योग जिसे हम एस एन कहते हैं वो दिया हुआ है 636। ये हमें योग लाना है। ए पी दी हुई है अपने पास 9, 17, 25 और ऐसे ही आगे की ओर बढ़ती जा रही है। यहां से अगर हम प्रथम पद की बात करें जिसे हम ए कहते हैं, वो अपने पास है 9। अगर सार्वंतर की बात करें जिसे हम डी कहते हैं, वो है अपने पास A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 17, उसके अंदर से A1 यानी 9 घटा रहे हैं तो 17 में से 9 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 8। मतलब ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और एस एन भी हमें दिया हुआ है। हमें केवल एन की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है एन की। अब देखना, ए का कोई फॉर्मूला होता नहीं, डी का कोई फॉर्मूला होता नहीं, फॉर्मूला केवल किसका होता है, एस एन का। एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अंतिम पद भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मतलब छोटा वाला फॉर्मूला लगाना नहीं है, हमें बड़ा वाला फॉर्मूला ही काम में लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास एस एन बराबर एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। देखना ए पता है, डी पता है और एस एन पता है, केवल एन ही तो पता नहीं है। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, पीछे केवल एन ही बचेगा, आ जाएगा अपने पास। मान रखते हैं एस एन की जगह रखेंगे 636 एन बटे 2, फिर 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह कितना है अपने पास 8। जगह 636 एन बटे 2, 2 इंटू 9 18 प्लस 8 और एन का अगर मल्टीप्लाई कराए तो हो जाएगा 8n
फिर माइनस तो माइनस, 8 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा। ये हो गया अपने पास 636 n/2, 8n प्लस बड़ी संख्या 18 माइनस 8 10 आ जाएगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में ही रहेगा। ये आ गया 8n प्लस 10। दो इधर भी है, दो इधर भी है, तो दो कॉमन ले सकते हैं। तो ये अपने पास हो गया 636 बराबर n/2। दो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 4n प्लस 5। 2 से 2 कट गया, कितना आया अपने पास 636 बराबर n और 4n का अगर गुणा करें तो अपने पास हो जाएगा 4n²। n और 5 का गुणा करें तो हो जाएगा 5। अब बराबर में 636 है, अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस पे हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखना, बीच वाले पद को अगर तोड़ने जाएंगे तो गुणा के रूप में हमें कितना चाहिए, 1272 का अगर डबल करें तो ये अपने पास 2500 से ऊपर जाएगा। मतलब इसके अगर गुणनखंड करने जाएंगे तो वो अपने लिए थोड़ा कठिन रहेगा। इसके गुणनखंड अगर करने जाएं तो यहाँ पर हमें इसके जो फैक्टर हैं वो मिलने थोड़े कठिन होंगे। इसलिए हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड काम में नहीं लेंगे, यहाँ पर हम द्विघात सूत्र की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे, द्विघात सूत्र की, क्योंकि अपने पास द्विघात समीकरण तो बन गया है, इसको हल तो करना पड़ेगा। अब हल करने के लिए अपने पास मुख्यतः कौन सी विधि हम काम में लेते हैं, गुणनखंड। अब गुणनखंड से अगर इसको हल करने जाएंगे तो अपने पास कठिन रहेगा, इसलिए हम इसकी जगह पर द्विघात सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी अगर तुलना करें और यहाँ से अगर ABC के मान लिखे, द्विघात समीकरण से तुलना पर, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, अगर द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो अपने पास यहाँ पर ABC की कुछ वैल्यू मिलेगी, ABC के हमें मान मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम वो मान लिखें तो जो द्विघात समीकरण होता है वो लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, मतलब दो घात वाले का जो गुणांक होता है वो a होता है। तो a बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। जो एक घात वाला चर होता है उसका गुणांक b होता है तो वो कितना है 5। और जो अचर होता है उसको हम बोलते हैं c, जो कि लिखा हुआ है 636। यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, मतलब जो चर है वो n लिखा जाएगा। फिर माइनस का b, माइनस का b मतलब माइनस का निशान तो लगा दिया। b की वैल्यू क्या है, चाहे तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2a। तो अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी, n बराबर -5 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -636 और बटे में कितना है 2a, मतलब 2 इंटू a की वैल्यू 4। तो n बराबर अपने आ जाएगा -5 प्लस माइनस, क्या आएगा 5 इंटू 5 25, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, 4 गुणा 4 16, 16 और 636 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 636 गुणा में 16, 6 गुणा 6 36 का 6, हासिल 3, 6 3 18, 3 21 का 1, हासिल 2, 6 6 36, 2 38। और ये हो गया 6 3 6, ये 6 7 1 10 176। मतलब 4 इंटू 4 इंटू 636 करते हैं तो अपने पास आता है 10 176 बटे में 2a, यानी 4 दूनी 8। n बराबर कितना आ जाएगा -5 प्लस माइनस 10 176 और 25 को जोड़ें तो ये अपने पास आएगा 10
201 बटे में 8। अब 10 201 ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडरूट। 10 201 और ऊपर लगा हुआ है अंडरूट, ये हमें हल करना है। लिखा हुआ है अपने पास 10 201, आगे है अपने पास n बराबर -5 प्लस माइनस, बटे में है 8। ये हो गया -5 प्लस माइनस। अब 10 201 ये अंडरूट के अंदर है, इसको अगर हमें हल करना है तो या तो इसके गुणनखंड कीजिए या फिर भाग विधि के द्वारा इसका मान निकालिए। 10 201 को अगर भाग विधि से अगर हम हल करने जाए, अगर इसको हमें भाग विधि से हल करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 2 2 के जोड़े बनाएंगे पीछे से। अब ये जोड़े पीछे से बनाने हैं, आगे से नहीं बनाने। देखना, सवाल को हल करना है तो आपको भाग विधि भी आनी चाहिए। आप जब छोटी क्लास में होंगे तो वहाँ पर आपने भाग विधि अच्छे से सीखी होगी। जब 7वीं 8वीं 9वीं तक आते हैं तब तक हमें भाग विधि अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो सवाल को ध्यान से जरूर देखें। देखना, 2 2 के पीछे से हमने जोड़े बनाए, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा, यहाँ पर 2 नहीं थे तो एक ही काम में लिया। अब देखना, अब यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे वो की वो संख्या हमें यहाँ पर भी लेनी है, और यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा रहे हैं। निशान किसका लगा रहे हैं, प्लस का। लेकिन यहाँ पर जो हम संख्या रखेंगे उनका गुणा करेंगे। यहाँ पर जो संख्या रखेंगे उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा करने पर जो मान है वो इसके बराबर आना चाहिए या फिर इसके कम आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो इधर भी 1 आएगा, इधर 1 रखा तो इधर भी क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 और 1 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है। यहाँ पर 1 1 के बराबर है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4। वो तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें 1 से ज़्यादा मान नहीं लेना है, 1 के बराबर लेना है या उससे कम लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर भी 1 रख रहे हैं, इधर भी 1 रख रहे हैं। तब कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करते हैं वही वैल्यू अपने यहाँ पर भागफल के रूप में आती है। तो 1 और 1 का गुणा किया, 1 आया, और भागफल के रूप में भी हमने कितना लिखा, 1। अब प्लस का निशान है, मतलब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देना है। 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। ऊपर से क्या करना है, जब संख्या उतारते हैं तो अकेली संख्या नहीं उतरती, संख्याओं का जोड़ा उतरता है। अपने पास संख्याओं का क्या उतरता है, जोड़ा। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, 0 और 2, पूरा साथ में उतरेगा। अकेली संख्या नहीं उतरती है। जब भाग विधि से मान निकालते हैं तो वहाँ पर अपने पास संख्याओं का पूरा जोड़ा आता है। अपने पास कितना हो गया, 0 2। देखना, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आया। अब यहाँ पर अगर हम कोई संख्या पुट करें, यहाँ पर अगर हम कोई संख्या रखें, तब क्या करेंगे कि जो संख्या यहाँ रखी जाएगी वो की वो संख्या यहाँ पर आएगी, और इसका गुणा करने पर जो मान है वो इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 भी पुट करता हूँ तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1। तो 21 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 21। अपने पास कितना है, 2, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 1 रखने पर भी अपने काम नहीं बन रहा है। 1 अगर रख रहे हैं तो भी अपने काम नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर हमें सवाल हल करने के आगे दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। क्या करें कि या तो ऊपर से और संख्या उतारें, ऊपर से क्या करें, और संख्या उतारें। तो यहाँ पर जो संख्या है वो 2 के युग्म के रूप में आएगी, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर ऐसा करें कि जो संख्या यहाँ पर पुट करती है वही तो यहाँ पर पुट करनी है। अगर हम 1 नहीं रख सकते लेकिन 0 तो रख सकते हैं। 0 रखते ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर भी भागफल के रूप में क्या चला जाएगा, 0। 20 और 0 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 0। अब 0 तो 2 से छोटा ही होता है, वो तो काम में ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी 0 पुट किया, यहाँ पर भी 0 पुट किया। 2 में से 0 गया तो कितना बचा अपने पास, 2। और 20 और 0 को ऐड किया तो कितना आएगा, 20। ऊपर से कितना उतारेंगे अब, 0 और 1। ऊपर से कितना उतारा, 0 और 1। अब यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 आएगा। 201 और 1 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 201। 201 और 1 का गुणा किया तो अपने पास कितना आया, 201।
घटा दिया तो कितना आ गया 0, शेषफल 0 बचा है, मतलब आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने पास यहाँ पर 1 पुट किया था, यहाँ पर भी क्या आया 1, इधर भी 1 आ जाएगा। पहला 1 तो यहाँ से लिखा, फिर 0 यहाँ से लिखा और फिर 1 यहाँ से लिखा, मतलब अंडर 10 20 1, इसका मान कितना आया अपने पास 101। इसका मान अपने पास कितना आया 101 और बटे में कितना है, हाँ आप एक बार प्लस ले सकते हैं बीच में, एक बार माइनस ले सकते हैं। ये भाग विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर ये वाला सवाल आपको हल करना है, क्योंकि अगर इसके तो आप गुणनखंड करने जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, इसके गुणनखंड होने वाले नहीं हैं। इसको आप भाग विधि से हल करेंगे तो ही सही रहेगा। नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि जब 101 और 101 का गुणा करते हैं तो 10 20 1 आता है। ये आपके 8वीं का कॉन्सेप्ट है। 101 101 गुणा करते हैं तो 1 0 2 0 1, इस प्रकार के सवाल वहाँ पर हमने पढ़े हैं। तो ध्यान रखना है, ये 8वीं का कॉन्सेप्ट है। आपको ये डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि 10 20 1 कब आता है, जब 101 गुणा 101 किया जाता है। अब देखना n का मान निकाल रहे थे हम, तो ये अपने पास हो जाएगा -5। एक बार हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, तो प्लस लेने पर प्लस का 101 बटे में 8, n बराबर कितना आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 101 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 96 बटे में 8, 96 बटे में 8, तो n बराबर कितना आएगा 12 8 96 होता है, तो जैसे ही 8 का भाग देंगे अपने पास कितना आ जाएगा 12। अब एक बार हम माइनस लेते हैं, जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा n बराबर -5 -101 बटे में 8। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस लेने पर, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस लेने पर। ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 106, दोनों संख्या माइनस की तो जुड़ जाती है और उसके अंदर किसका भाग देना है 8 का। अगर 8 का भाग दे तो अपने पास आएगा दशमलव के अंदर मान, और काटने जाएंगे तो कितना आएगा 53/4। देखना ऋणात्मक भी है और भिन्न के अंदर भी है। n का मान तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए और n का मान धनात्मक पूर्णांक केवल कितना है 12। मतलब यहाँ से अपने लिए जो मान काम का है वो कितना होगा n बराबर 12। तो लिखेंगे n का मान धनात्मक पूर्णांक होता है, अतः n बराबर कितना लिखेंगे, अतः n बराबर अपने कितना हो जाएगा 12, और यही अपने क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखना ए का मान दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है, sn का मान दिया हुआ है, हमें n निकालना है और d निकालना है। देखना अगर an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं, d की वैल्यू पुट करते हैं। अपने पास n की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू नहीं है, केवल a की वैल्यू है, तो n निकालना है, d निकालना है, दो अवयव गायब है। मतलब यहाँ पर अगर इसको हल करने जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी। अगर sn की बात करें तो sn के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास अंतिम पद दिया हुआ है तो n/2 a प्लस l का में ले सकते हैं। a का मान दिया हुआ है, l का दिया हुआ है, केवल n ही तो पता नहीं है। मतलब अब की बार जब सवाल हल करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, योग से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, योग से। अगर यहाँ पर सारवंतर दिया होता और प्रथम पद नहीं दिया होता तब यहाँ से स्टार्ट करते। क्यों, क्योंकि अगर वैसी स्थिति होती तो अपने पास योग करने जाते तब n और a दोनों क्या हो जाते साथ में, n और a का क्या हो जाता गुणा। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, जब d का मान दिया हो और फिर योग
हल करने जाते हैं तो वहाँ पर अपने पास क्या होता है, एन और ए साथ में आ जाता है। अपने पास एन और ए साथ में नहीं आना चाहिए। ए का अगर मान दिया गया है तब चलेगा, क्योंकि एन और ए का जो मान है उसका गुणा होगा तो केवल एक चर रहेगा। लेकिन अगर ए का मान भी नहीं है, एन का भी नहीं है, दोनों साथ में आ जाएंगे तो दो चरों का आपस में गुणा हो जाएगा और वहाँ से अपने पास जो कैलकुलेशन होगी वो बड़ी ही जटिल हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब जब स्टार्ट करेंगे तो वो योग से करेंगे। अगर अंतिम पद से करते हैं तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, उसके आगे ये हल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम योग से स्टार्ट करते हैं तो पहले अपने एन की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले योग वाला काम में लेते हैं। जहां से हमें सुविधा रहती है वहीं से हमें सवाल हल करना है। ठीक ना, प्रथम पद दिया हुआ है अपने पास a बराबर 5, अंतिम पद दिया हुआ है an बराबर 45 और योग दिया हुआ है sn बराबर 400। तो sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 a प्लस l। जो an होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। an और l आपस में क्या होता है, समान। आप चाहे तो यहाँ पर अंतिम पद l बराबर 45 भी लिख सकते हैं या फिर फॉर्मूले के अंदर a प्लस an भी लिख सकते हैं, कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। sn की जगह हम लिख रहे हैं 400 बराबर n की वैल्यू में निकालनी है। a का मान हमको दिया हुआ है 5 प्लस l का मान दिया हुआ है 45। तो ये हो गया अपने पास 400 बराबर n/2, 45 और प्लस 5 50, 2 से काटा 25, मतलब 25 गुणा n बराबर कितना आ गया अपने पास 400। लिखेंगे 25n बराबर 400। तो n बराबर कितना आ जाएगा 400/25। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 25 से काटें, 25 से कम 25, 15 बचा, हो जाएगा 16। n का मान कितना आ जाएगा 16, मतलब 400 के अंदर 25 का भाग दे रहे हैं तो कितनी बार भाग जा रहा है, अपने भाग जा रहा है 16 बार। तो n का मान आ गया 16। देखना यहाँ से अपने पदों की संख्या ये वाला तो हो गया अपने क्लियर। अगला है सारवंतर ज्ञात करना है, मतलब d की वैल्यू चाहिए। अब d है वो sn वाले फॉर्मूले के अंदर भी आता है और an वाले फॉर्मूले के अंदर भी आता है। हम क्या करते हैं, an वाले फॉर्मूले को लिखते हैं कि a प्लस n-1d। an का मान पता है, a का पता है, n का पता है, केवल कौन सा गायब है, d। तो अगर an वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अपने पास d का मान आ जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1d। an का मान कितना है 45 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1, d का मान हमें निकालना है। प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 40 बराबर 16 माइनस 1 15 और ये d का मान अगर यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 40/15 बराबर d। तो d बराबर अपने कितना आ गया 5/40, 5×3 = 15। तो d का मान आ गया अपने पास 3। तो n बराबर आया अपने पास 16 और d बराबर अपने पास आया 8/3। यही दोनों मान हमें निकालने थे। अगला सवाल है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। मतलब हमें an निकालना है और sn निकालना है। a का मान दिया हुआ है, an दिया हुआ है और d दिया हुआ है। देखना a का मान हमारे पास है प्रथम पद कितना दिया हुआ है 17, सारवंतर दिया हुआ है 17, अंतिम पद an बराबर कितना दिया हुआ है 350। कितने पद है वो हमें ज्ञात करना है और उसका योग ज्ञात करना है।
अब देखना an वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं कि a प्लस एन माइनस वन डी, तो a का मान हमारे पास है, d का मान है और an का मान है। n का मान ही केवल गायब है, मतलब an वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो n की वैल्यू अपने पास आ जाती है। जब n की वैल्यू है, an की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो sn आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, फॉर्मूला केवल अपने पास an का होता है। तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी। an की जगह कितना आ जाएगा 350, a की जगह कितना आ जाएगा 17 प्लस n की वैल्यू में निकालनी है और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, d की वैल्यू 9 है, ध्यान रखिए। d की वैल्यू कितनी है 9। प्लस का 17 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको लिखेंगे 350 माइनस 17 बराबर n माइनस वन 9। 350 में से अगर 17 घटा दे तो 17 घटाने पर अपने पास मान आएगा 333 बराबर n माइनस वन और 9। 9 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो अपने पास n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 333 बटे में 9। 333 में अगर 9 का भाग दे तो अपने पास आएगा 9 तिया 27, 6 बचेगा 63, 9 सते 63, मतलब 37। n माइनस वन कितना आया 37, माइनस का मान अगर इधर आएगा तो प्लस का, तो 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38, मतलब पद कितने हैं 38 है। इसमें कितने पद हैं 38 पद हैं। अब इसका योग ज्ञात करना है, योग मतलब Sn, और Sn के अंदर भी an दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला में छोटा वाला यूज करना है, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस एल। Sn की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, n कितना आया अभी 38 बटे में 2, a का मान कितना है 17 है, प्लस l की वैल्यू कितनी है 350। Sn बराबर आ जाएगा 38 बटे 2 यानी 19, और 350 और 17 ऐड किया तो अपने पास आया 367। 367 और 19 का अगर गुणा करें 367 और 19 का गुणा करना है, 9 सते 63 का 3 हासिल 6, 9 छिंग 54, 54 और 6 60 का 0 हासिल 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, 7 6 3 3 7 6973। अपने पास जो योग आएगा वो आएगा 6973। ये अपने पास आएगा 38 पदों का योग। देखना प्रथम पद दिया हुआ था, सारवंतर दिया था, अंतिम पद दिया था। अपने पास अंतिम पद का फॉर्मूला होता है, an वाला अप्लाई किया तो अपने पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आई 38। उसके बाद में हमें Sn निकालना था, तो Sn के अंदर अपने an दिया हुआ है। जब अंतिम पद दिया है तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस एल से, वहाँ पर वैल्यू पुट की तो अपने पास योग कितना आया 6973। सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाना चाहिए। अगला है अपने पास कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद कितना है 149। 22वां पद दिया है, डी का मान दिया हुआ है, 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि डी बराबर कितना है 7। अब डी बराबर 7 इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन 22वां पद दिया है 149। 22वां पद मतलब 822, 822 कितना दिया हुआ है 149। और 22वें पद को हम लिखते क्या है, इसको हम लिखते हैं a प्लस 21d। 22वें को क्या लिखते हैं a प्लस 21d लिखते हैं बराबर 149। अब d का मान 7 है तो d का मान यहाँ पर 7 पुट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा a प्लस 21 इंटू 7 बराबर 149। a प्लस 21 और 7 का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो अपने पास कितना होगा 21 पंजे 105, 21 126 और 21 सते
147। तो ए बराबर आएगा अपने पास 149 माइनस 143। ए बराबर आएगा अपने पास 2। ए बराबर क्या आएगा 2। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना। 22 पदों का क्या ज्ञात करना है योग। अब 22 पदों का योग ज्ञात करना है और उसका 22वां पद हमें दिया हुआ है, मतलब वो एल की वैल्यू है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है और 22वां वैल्यू दी हुई है 149, मतलब वो अंतिम पद है। एल का मान है, ए का मान हमने निकाल दिया है क्योंकि हमें ए प्लस एल करना है। उसके बाद में एन का मान 22 दिया हुआ है, मतलब एस एन के लिए हमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि अंतिम पद हमें दिया हुआ है। 22 पदों का योग है और 22वां पद दिया हुआ है, तो 22वां पद ही अपने पास कौन सा होगा अंतिम पद। यहाँ से हम एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन बराबर हो जाता है अपने पास n/2 ए प्लस एल। 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो n की जगह कितना आ जाएगा 22। ये हो गया 22/2। ए का मान 2 है प्लस एल का मान कितना है, 22वां पद है वही अंतिम पद है, ये ध्यान रखना है कि जो 22वां पद है वही क्या है अंतिमवां पद। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 149। S22 22/2 11 हो जाएगा और 149 और 2 को ऐड किया तो 151। 151 और 11 का मल्टीप्लाई करना है 151 151 1661, ये हो जाएगा 1606। ये आएगा इसके 22 पदों का योग। सिंपल सवाल है, केवल ए की वैल्यू हमें निकालनी है पहले, और ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें हेल्प दी गई है कि डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। जब 22वां पद दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है तो ए की वैल्यू वहाँ से हमने निकाली जो कि आई अपने पास 2। अब 22 पदों का योग निकालना है तो योग के लिए 2 फॉर्मूले, बड़ा और छोटा। हमने छोटा वाला अप्लाई किया क्योंकि हमें एल की वैल्यू दी गई थी। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर हम एल की वैल्यू पहचान नहीं पाते, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सवाल वहाँ से भी आपके हल होगा, वहाँ से भी हल जरूर होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है और 22वां पद दिया हुआ है, मतलब वो लास्ट वाला ही होगा। तो एल की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई 149। वैल्यू पुट की तो अपने पास 22 पदों का योग आया 1661। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, गुणा वगैरह। नेक्स्ट अपने पास उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है हमें, तीसरा पद दिया हुआ है, तो वहां से डी का मान तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि क्रमागत पद दिए हुए हैं, दूसरा है तीसरा है, तो तीसरे में से दूसरा घटा दे, डी का मान आ जाएगा। अब डी का मान पता है तो किसी एक समीकरण के अंदर पुट करके ए का मान भी निकाल सकते हैं। ए का मान पता चल जाएगा, डी का पता चल जाएगा, और 51 पदों का योग निकालना है, मतलब एन की वैल्यू भी पता है हमें, तो आसानी से ये सवाल हल कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। सवाल जब हल करते हैं उससे पहले ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको इस सवाल के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है, मतलब A2 बराबर कितना दिया है 14 और A3 बराबर कितना दिया है 18। मतलब A2 बराबर 14 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 14। A3 बराबर दिया हुआ है 18, मतलब A प्लस 2D बराबर दिया हुआ है 18। ये है अपने पास समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 2 में से एक घटा सकते हैं, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2D में से डी चला जाएगा, डी की वैल्यू आएगी 18 माइनस 14, 4 आ जाएगा। A3 माइनस A2 बराबर क्या आता है डी। A3 की वैल्यू अपने पास कितनी है 18 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 14 बराबर डी। तो डी का मान अपने पास कितना आ गया 4। बेवजह समीकरणों को घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 बराबर डी, तो 18 माइनस 14 बराबर डी, कितना आ जाएगा 4। डी का मान 4 आ गया। अब डी का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, ताकि हमें ए का मान मिले। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं
तो हो जाएगा a प्लस डी की जगह 4 बराबर 14। तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, a बराबर आ गया 10। प्रथम पद 10 आ गया, सार मंत्र 4 आ गया। हमें कितने पदों का योग चाहिए? 51 पदों का। तो यहाँ पर हम एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2। 51वां पद तो दिया हुआ नहीं है, मतलब an का मान हमारे पास नहीं। जब an नहीं है तब बड़ा वाला फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह कितना पुट करेंगे? 51, n/2 मतलब 51/2, 2a 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1, और d का मान कितना है? 4। S51 हो जाएगा 51/2, 2 गुणा 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 गुणा 4 200। तो S51 कितना आ जाएगा अपने पास? 51/2, 200 और 20 को ऐड किया तो 220, 2 से काटा 110। 51 और 11 का मल्टीप्लाई करना है। यह आएगा अपने पास 561। 561 और पीछे 0, मतलब 51 पदों का योग अपने पास कितना आया? 56 10। यहाँ पर A2 दिया हुआ था, A3 दिया हुआ था। दो क्रमागत पद हैं तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा सकते हैं। तो 3 में से 2 घटा दिया तो 18 माइनस 14 कितना आ गया? 4। डी का मान पता है तो डी का मान समीकरण 1 के अंदर रखो या फिर 2 के अंदर रखो। ए का मान आ जाएगा अपने पास, ए का आ गया। फिर कहा 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एसन वाला फॉर्मूला लगाया। बड़ा फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि अपने पास अंतिम पद दिया हुआ नहीं था, तो हमने एसन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो अपने पास योग कितना आया? 56 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें सवाल में जो दिया हुआ है वो है S7 149 और S70 289 के 7 पदों का योग 149 है। माफ कीजिएगा, 7 पदों का योग है 49 केवल। 7 पदों का योग है 49 और 17 पदों का योग है 289। हमें इसके n पदों का योग ज्ञात करना है कि जो स्टार्टिंग के जो n पद होंगे उनका योग कितना आएगा। 7 पदों का योग 49 है। अब देखना, यहाँ पर अगर एस एन वाला फॉर्मूला लगाए तो ए एन का मान नहीं है, मतलब एस एन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। केवल हमें n का मान पता है और S7 का मान पता है, a का मान पता नहीं है, d का मान पता नहीं है। 2 एलिमेंट गायब है, मतलब 2 इक्वेशन चाहिएगी। एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी। तो एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। 7 पदों का योग है तो S7 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। S7 कितना है? 49। 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6 और ये d। आप चाहे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 49 7/2 2 कॉमन ले लिया, पीछे कितना बचा? a प्लस 3d। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 7 से काटे तो कितनी बार कटेगा? 7 बार। गुणा में है, उधर जाकर वैसे भी भाग में जाने वाला था तो हमने डायरेक्ट यही से काट दिया। कितना आया? 7। तो लिखा हमने कि a प्लस 3d बराबर 7। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इक्वेशन क्या बनी? a प्लस 3d बराबर 7। अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं कि S17 बराबर n/2 यानी 17/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 पीछे d। S17 कितना है? 289
ये हो गया 17/2, ये हो गया 2a प्लस 17 - 1 16, ये d 289 बराबर 17/2। इधर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 16 में से 2 गया तो पीछे गुणा में बचा 8, 2 से 2 कट गया, 17 से काटा तो 17 बार, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289, तो 17 से कितनी बार कटेगा, 17 बार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। देखना इधर भी a है इधर भी a है, मतलब गुणांक बराबर है, तो समीकरण 2 में से 1 घटा सकते हैं या फिर 1 में से 2 घटा सकते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या घटा रहे हैं, 1। समीकरण 2 क्या है अपने पास, a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे, प्लस a माइनस a कैंसल, 8d माइनस 3d कितना आएगा 5d, और 17 - 7 आ जाएगा 10। तो यहाँ से 5d बराबर कितना आया 10, तो d बराबर कितना आएगा 10/5। तो d का मान कितना आया 2, d का मान 2 आया है, तो d का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर d का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने, d का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो हो जाएगा a प्लस 3d 3 × 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। a का मान पता चल गया, b का मान आ गया अपने पास, n पदों का योग निकालना है, मतलब Sn। Sn के लिए फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n - 1d, n की जगह n ही रखना है, 2a 2 × 1, n की जगह n - 1, d की जगह कितना रखना है 2, तो अपने पास कितना आ जाएगा, Sn बराबर आएगा n/2, 2 × 1 2, 2 × n 2n, 2 × -1 माइनस का 2, -2 + 2 कैंसल, Sn कितना बचेगा n/2 गुणा में 2n, 2 से 2 कट गया, तो Sn बराबर कितना बचा n × n, तो Sn बराबर आ गया हमारे पास n का स्क्वायर। Sn बराबर कितना आया n का स्क्वायर। यहाँ पर देख लेना, थोड़ी जगह की शॉर्टेज के कारण छोटा छोटा है और थोड़ा साथ में है, थोड़ा समझने की कोशिश करना किस प्रकार से हल किया है। यहाँ पर केवल Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। वहाँ पर n का मान केवल n रखना है, a का मान 1 लिखना है और d का मान 2 रखना है, बाकी कुछ नहीं। हमने लिखा Sn n/2 2a प्लस n - 1d, n की जगह n ही पुट किया है, a की जगह 1 लिख दिया और d की जगह 2 लिखा, तो n/2 2 × 1 2 आ गया, 2 × n 2 को अंदर लेके गए, n के साथ में गुणा किया तो 2n हो गया, 2 का गुणा -1 के साथ किया तो -2 आ गया, -2 + 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा n/2 और पीछे गुणा में 2n, 2 से 2 ये भी कट गया, क्या बचा n × n, तो n × n हो गया n का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 है, 17 का स्क्वायर 289 है, मतलब स्क्वायर के अंदर ही आ रहा है योगफल, तो n पद है तो उसका भी योगफल स्क्वायर के रूप में ही आएगा, तो Sn आएगा n²। सवाल सिंपल है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन को किस प्रकार से हल करना है और उसके बाद में n पदों का योग निकालना है, तो a और d का मान अंदर रख देना है, n की जगह केवल n आएगा। सिंपल सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अगला है 10वां सवाल कि a1 a2
ए एन इससे एक एपी बनती है यदि ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। बताना है कि ए एन के रूप में अगर कोई पद लिखे गए हैं तो यहाँ पर एपी बनती है कि यहाँ पर अगर एन का मान हम कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो अपने पास क्या बनेगी एपी। यहाँ पर जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो a1 आएगा, 2 रखेंगे तो a2 आएगा, 3 रखेंगे तो a3 आएगा, 4 रखेंगे तो a4 आएगा। तो ये अपने पास जो अवयव आएंगे उनको चेक करना है कि एपी बनती है कि नहीं बनती। मतलब n की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद में सारवंतर चेक करना है। अगर सारवंतर बराबर है तो एपी बनती है, सारवंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं बनती। अपने पास दिया हुआ है ए एन बराबर 3 + 4n, एन बराबर 0 तो रखेंगे नहीं, ए 0 तो होता नहीं है, एन बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा a1 बराबर 3 + 4 × 1, तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 4, तो a1 बराबर आएगा 7। उसके बाद में n बराबर रखते हैं 2, n बराबर क्या रखते हैं 2, तो हो जाएगा a2 3 + 4 × 2, तो a2 आ जाएगा अपने पास 3 + 8, a2 आया अपने पास 11। उसके बाद में n बराबर रखते हैं 3, 1 रखा 2 रखा, अगला क्या रखना है 3, n बराबर 3 रखना, क्या हो जाएगा अपने पास a3 3 + 4 × 3, क्या आएगा अपने पास 3 + 12, तीसरा पद क्या आ गया 12, मतलब 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 15। आप चाहे तो n बराबर 4 भी रख सकते हैं, n बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा a4 3 + 4 × 4, n की जगह कितना रखा हमने 4, तो ये हो गया 3 + 4 × 4 16, तो a4 बराबर हो गया 19। श्रेणी क्या बनी है, पहले तो श्रेणी लिखेंगे क्योंकि अभी तक ये एपी नहीं है अपने पास, तो चेक करेंगे तब पता चलेगा। 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 19 है। ऐसे समझ में आता है कि ये एपी है, सबके बीच में 4 का ही अंतर आ रहा है, लेकिन दिखाना पड़ेगा। D1 निकालेगा तो A2 - A1, A2 कितना है 11 - 7, तो D1 बराबर हो जाएगा 4। वैसे ही अगर D2 निकालें A3 - A2, A3 कितना है अपने पास 15, D2 है 11, घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर 4। अतः एपी का निर्माण हो रहा है। अगर an है वो 3 + 4n के रूप में लिखा हुआ है तो यहाँ पर एपी का निर्माण हो रहा है। करना क्या है, n की वैल्यू पहले तो पुट कर देनी है 1 2 3 4, उससे क्या होगा अपने पास a1 a2 a3 a4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर वहाँ पर आपको किन्हीं 2 क्रमागत पदों को लेना है और उनको घटाकर d का मान निकाल देना है। 2 d के मान निकाल देने हैं और चेक कर लेना है, अगर बराबर आ रहा है तो एपी है और बराबर नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। इसका जो अगला सवाल है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, जिस पर कहा गया है कि an बराबर 9 - 5n। यहाँ पर भी n बराबर 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, 4 वैल्यू आ जाएगी। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, जो क्रमागत 2 पद लेने हैं तो वहाँ पर D1 और D2 की वैल्यू निकालोगे। अगर बराबर आ रही है तो एपी है और बराबर नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में है, ये सवाल आपको करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग है वो 4n - n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है
दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात करने। बहुत सारी चीजें बोल दी एक साथ, दिया हुआ केवल इतना ही है कि प्रथम n पदों का योग है, प्रथम n पदों का योग है अपने पास कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। n पदों का योग हम क्या लिखते हैं, Sn, दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। ये अपने पास प्रथम n पदों का योग। अब n की वैल्यू अगर हम रखें तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा S1, यानी प्रथम पद का योग। अब प्रथम पद तो जो है वो उसका योग ही तो है। जैसे पहला पद 5 है, कोई श्रेणी है 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक का गैप आ रहा है। मैं कहता हूँ इसके प्रथम पद का योग 5 है। अब प्रथम पद का योग 5 क्या है, 5 पहली संख्या ही तो है, जो a है वही क्या है S1 है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसके लिए जो प्रथम पद है वो S1 ही रहेगा। तो S1 किसके बराबर आएगा, A1 के बराबर। तो पहले S1 निकालते हैं, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा S1 पहले पद का योग। अब पहला पद तो खुद योगी तो है, पहला पद 5 है तो वो 5 ही है, उसका योग क्या कोई अलग तो होगा नहीं, पहली संख्या है। कोई अगर 2 संख्या होती तो उसको जोड़ते तो योग कहलाता है। अब अकेली संख्या है तो उसका योग तो वो खुद ही होगी। तो S1 बराबर क्या आएगा 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 अपने पास आएगा 4 माइनस 1, S1 बराबर 3। अब ध्यान रखना जो S1 है वही अपने पास क्या है A1 है। कितना है 3, कि प्रथम पद कितना आ गया अपने पास 3। अब अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं तो 2 पदों का योग आता है। n बराबर अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 पदों का योग आता है। देखना मैंने जैसे श्रेणी लिखी 5, 12, 19, ऐसे ही श्रेणी आगे की ओर जा रही है। मैंने कहा इसके पहले पद का योग, यहां तक योग, तो ये तो पहला पद ही है। जो पहले पद का योग है वो तो क्या होता है पहला पद ही होता है। उसके बाद में हम कहते हैं कि इसके 2 पदों का योग, ये वाला 2 पदों का योग 5 + 12 कितना आएगा 17। 5 + 12 कितना आएगा 17। इसके अंदर से मुझे ये वाला पद पता है, S1 पता है, ये तो है मेरे पास S1 और ये पूरा मिलाकर क्या है S2। देखना अगर S2 में से मैं S1 घटाता हूं मतलब पूरे का योग कितना आया 17, और 17 में से 5 अगर मैं घटा दूं, 17 में से क्या करें 5 घटा दे तो कितना बचेगा 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा 12। इसका मतलब जब हमने S1 निकाला तो वो किसके बराबर आया A1 के बराबर। S2 निकाला मतलब 2 पदों का योग है, उसके अंदर से मैंने क्या किया पहला पद घटा दिया, तो पीछे कितना बचा S2 ही तो बचा। S2 क्या है 17 आया है, S2 का मान कितना आया है 17। हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर से S1 का मान घटा रहे हैं। तो 17 में से 5 गया तो पीछे कितना बचा 12, और 12 तो अपने पास क्या होता है A2 का मान है। ये तो पहला पद दूसरा पद, पीछे 12 ही तो बच रहा है। अगर मैं कहता हूं कि S2 माइनस S1 करना है तो S2 कितना आएगा 2 पदों का योग 5 + 12 कितना होता है 17, उसके अंदर से S1 घटाना है मतलब 5 घटाना है तो कितना बचेगा 12। तो 12 क्या है दूसरा पद, यानी जो S2 है उसके अंदर से अगर हम S1 घटाते हैं तो अपने पास दूसरा पद आता है, अपने पास क्या आता है दूसरा पद। वैसे ही अगर मैं S3 निकालता हूं, क्या निकाले S3, और S3 के अंदर से अगर S2 घटाए, S3 मतलब तीनों का योग कितना आएगा 19, 12, 5, तो 17 और 19 आ जाएगा 36। उसके अंदर से S2 घटाते हैं तो 17 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 19। मतलब जो S1 है वो तो A1 के बराबर है, और S2 में से अगर S1 घटाएंगे तो A2 आएगा, S3 में से S2 घटाएंगे A3 आएगा, S4 में से S3 घटाएंगे तो A4 आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान रखो कि जितना भी हम योग निकाल रहे हैं उसके अंदर से अगर आगे वाले जितने भी पद हैं उसका योग घटा रहे हैं तो पीछे जो मान बचेगा वो पद ही है। जैसे S4 में से S3 घटाएंगे तो A4 आएगा, S10 में से S9 घटाएंगे तो अपने पास A10 आएगा। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि किस प्रकार से A1, A2, A3, A4 निकलेंगे।
हमने कहा S1 बराबर A1 बराबर 3 आ गया। अब n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर क्या रखना है? 2। तो हो जाएगा S2। 4n माइनस एन स्क्वायर है, 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 आया अपने पास 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। अब अगर S2 माइनस S1 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? A2। स्टार्टिंग के 2 पद लिए हमने, उनका योग अपने पास कितना आ रहा है? 4। और पहले पद का योग कितना दिया हुआ है? 3। मतलब वो दूसरा पद कितना होगा कि 4 आ जाए? पहला पद तो 3 है, अब दूसरा पद क्या होगा कि वो 4 आएगा? दूसरा पद 1 होगा, तभी तो उनका योग 4 कहलाएगा। मैंने कहा मेरे पास एक संख्या है 3, क्योंकि पहला पद है। अब स्टार्टिंग के 2 संख्या लेते हैं, उसका योग 4 आ रहा है, तो 3 के अंदर क्या जोड़ेंगे कि 4 आएगा? 1 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी? 1 होगी। दूसरी संख्या कितनी होगी? 1। मतलब क्या करना है कि दूसरे वाले में से अगर पहला वाला घटा दें तो अपने पास क्या आता है? A2। कॉन्सेप्ट बताया हमने कि जो पद है उनका जो योग है उसके अंदर से आगे वाले तक का जो योग है वो घटा दो, पीछे वाला पद बच जाएगा। जैसे 10वां पद निकालना है तो 10वें के अंदर से क्या करना है? जो 9 पद तक का योग है वो घटा देना है। 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग क्या कर देना है? घटा देना है। तो यहाँ पर A2 अपने पास कितना आ जाएगा? S2 4, S1 3, तो 4 माइनस 3 अपने पास कितना आ जाएगा? 1। A2 बराबर कितना आ जाएगा? 1। A1 अपने पास कितना आया है? 3 आया है। A2 अपने पास कितना आया है? 1 आया है। अब AP कहाँ है? कहाँ है कि ये AP बनती है? मतलब यहाँ पर पहला पद अपने पास 3 आ गया, दूसरा पद क्या आ गया? 1 आ गया। देखना प्रथम पद क्या है? निकल गया है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है? S2, ये भी निकल गया है। दूसरा पद क्या है? A2। 2 पदों का योग बोला था और दूसरा पद भी बोला था। दूसरा पद कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। तो A का मान आ गया। अब D का मान अगर हमें निकालना है तो क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है? 1। और A1 कितना दिया हुआ है? 3। तो D का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 2। क्योंकि AP बनती है तो ज़्यादा एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, पहला और दूसरा वहाँ से भी हम D का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि कहा है कि इससे AP ही बनती है तो तीसरा पद निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, पहले और दूसरे पद की सहायता से भी D का मान निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 किया, D की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब देखना D पता है, A पता है, तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। हमें यहाँ से तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। तीसरा पद ज्ञात करना है मतलब A प्लस 2D। तो A की जगह कितना आ जाएगा अपने पास? 3 प्लस 2 इंटू D का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4। तीसरा पद आएगा माइनस का 1। फिर कहा इसका 10वां पद मतलब A10, तो लिखेंगे A प्लस 9D। तो A की जगह आ जाएगा 3 प्लस 9 इंटू D की जगह कितना लिख देना है? माइनस का 2। A10 आएगा अपने पास 3 माइनस 18 आएगा माइनस का 15। अब का इसका nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद मतलब an, तो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। A की जगह कितना आ जाएगा? 3 n माइनस 1। D की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का 2। an बराबर आएगा 3 माइनस का 2n और प्लस का 2। तो an बराबर कितना आएगा? 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। ये आएगा इस AP के n पदों का योग। देखना Sn के रूप में अपने पास योगफल दिया हुआ है, n की वैल्यू रखेंगे तो S1 S2 S3 आता रहेगा। अब ध्यान रखना जब भी हमें कोई पद निकालना है, जैसे 10वां पद निकालना है तो 10 पदों का योग लिख लो, उसके अंदर से 9 पदों का योग घटा दो। 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा रहे हैं तो पीछे एक पद बचेगा, वो 10वां पद होगा। वैसे ही अगर 6 पदों के योग में से 5 पदों का योग घटा रहे हैं तो पीछे जो बचा है वो 6ठा पद ही होगा।
तो आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि तीसरा पद निकालना है मतलब S3 माइनस S2 कर दो, फिर 10वां पद निकालना है तो S10 माइनस S9 कर लो। अगर nवां पद निकालना है तो Sn माइनस Sn माइनस 1 वो वाला पद हमें घटाना पड़ेगा, तो अपने पास nवां पद आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट ले लिए, S1 आ गया S2 आ गया, तो S1 तो A1 के बराबर ही होगा और S2 में से S1 घटाया तो A2 आ गया, फिर A2 में से A1 घटाया तो D का मान आ गया। अब A पता है D पता है, उसकी सहायता से हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमने तीसरा निकाला, 10वां पद निकाला और nवां पद निकाला। क्वेश्चन एक बार देखते हैं तो टफ लगता है लेकिन है बहुत सिंपल। केवल समझने की चीज़ ये है कि यहाँ पर किस प्रकार से S2 में से S1 घटाएंगे तो A1 आएगा। कोई भी पद है वो जितने पदों का योग है उसके अंदर से आगे वाले पद तक घटा देना है, तो पीछे केवल एक ही तो पद बचेगा और वो पद वो खुद होगा। तो S7 माइनस S6 करेंगे तो 7वां पद आएगा, S9 में से S8 घटाएंगे तो 9वां पद आएगा। तो इसके साथ ही अपनी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है घर पे और इनको बेहतर तरीके से तैयार करना है ताकि एग्जाम में जब ये सवाल आपके सामने हो तो आपको बिल्कुल भी हिचक न हो। हमें आशा है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा, अगर नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 5.3 का लास्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।